जो ग्रेफाइट है, डायमंड है और फुलरिंग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वैसे तो आप ढेर सारी चीज़ें इसमें सीख ही चुके हैं सब लोग, बट फिर भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम लोग चलेंगे। जैसे हमने देखा कि जो हमारे पास ये 3 इनकी फॉर्म थी, एलोट्रॉप्स थे जिन्हें अपर रूप बोल रहे थे कार्बन के, जिसमें ग्रेफाइट था, डायमंड और फुलरिंग। तो डायमंड ही अकेला, ग्रेफाइट ही अकेला ऐसा इसका एलोट्रॉप होता है जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि अच्छा क्यों है, सुचालक है क्यों? तो कार्बन के जो बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग तो 3 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आते हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन बंद बनाते हैं। बट हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन विद्युत को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, तो इसकी वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर हो जाता है। फिर हमें ध्यान रखना होता है ग्रेफाइट को और किस फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर। एक तो गुड कंडक्टर है, तो जो हमारे सेल होते हैं, बैटरी होती हैं, उनमें इलेक्ट्रोड होते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक ड्राई सेल आता है जो टॉर्च में डालते हैं सेल, जिससे हम लाइट जला रहे होते हैं, उसके बीच में ग्रेफाइट की रॉड बनी होती है। अगर सेल को तोड़ेंगे तो बीच में एक चॉक की जैसी डार्क ब्राउन कलर की या ब्लैक कलर की रॉड निकलेगी, वो भी ग्रेफाइट की होती है। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, इसलिए हम लोग उन सेल के अंदर यूज करते हैं। आजकल टॉर्च तो घर में कम होती हैं। सर देखिएगा इसमें ये लाइन जो ब्लैक बोर्ड पे सर ने अभी ड्रॉ की है, दिख रहा है क्या? ये आपको दिख रही है? सर चला लो बेटा, ये दिख रहा है? नैना साफ दिख रहा है? दिख रहा है सर। आप ही सर बल्ब बंद कर दो, सही दिख रहा है, रिफ्लेक्शन थोड़ा हो रहा है। बोर्ड से दिख रहा है तो अच्छा काम चल जाएगा, बोर्ड से करते हैं हम लोग। आप सारी लाइट बंद कर दो, रिफ्लेक्शन विंडो से नहीं आ रहा है। आप विंडो बंद करो, यहाँ से साफ दिख जाता है। हम लोग तो अपने आप में पढ़ाते हैं, उनको बिल्कुल अंधेरा कर लेते हैं, आप देखना ज़्यादा दिखेगा। और यही रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम थी, हो सकता है बोर्ड पे भी नहीं दिख जाए। अरे बोर्ड वाला देखना आप, ये रिफ्लेक्शन आ रहा है बहुत। सर लिखा हुआ दिख रहा है। अब दिखा? लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? ये नहीं ना? सर नहीं। अच्छा बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला। सर कभी इधर करिए। चलो और कर दें तुम्हारे लिए, 2 मिनट एडजस्ट ही कर लो। देखो दिखा? ये लिखा हुआ है बोर्ड पर, कुछ लाइन देखी मैंने। यस सर। दिखा? दिख रहा है सर। चलो कोशिश करते हैं आपको समझा दें। तो कम से कम इंटरनल स्ट्रक्चर पता होंगे तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई सामने वाला कुछ पूछेगा तो बताने में हम सक्षम होंगे। अब देखो आप ग्रेफाइट के लिए बेटा, जो हम अब तक बता रहे थे, कार्बन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाएंगे। ये मैंने कार्बन लिखा, छोटा सा स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, वो बेटा पड़ोस के 3 कार्बन के साथ एकल बंध यानी कि सिंगल बंध बना लेंगे। इस तरह से जो डंडे दिख रहे हैं ये सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे ही और आगे बढ़ते चले जाएंगे और बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो अब आपको ध्यान ये रखना होगा, तो इस तरह से यहाँ पर पूरा पीछे ना दिखे कोई बात नहीं है, इतना बस सीखना है हमारे लिए। ग्रेफाइट में जो कार्बन होगा वो पड़ोस के 3 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, एकल बंध से। ये सी लिखा मैंने, एक बंध इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर। लेकिन डायमंड में ऐसा नहीं होगा, फुलरिंग में नहीं होगा। डायमंड में 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो, अब दिखा ये वाला नहीं यस सर। दिखा? यस सर। ठीक, तो थोड़ा सा समझ लो जैसे ये तभी समझ पाओगे। यस सर।
दिख रहा है? ठीक। ठीक ठीक माइक ऑफ कर लो। अब माइक ऑफ करो सब लोग। माइक ऑफ करो। अब बेटा माइक ऑफ करो। सर कहाँ स्ट्रक्चर बना हाथ वाला? ब्लैक बोर्ड थोड़ा ही बचा हुआ है, दिखेगा कहाँ से? इधर व्हाइट बोर्ड लगा है सीधे। चलो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पर ग्रेफाइट वाला, जिसमें आपको हाथ से ये दिखा देता हूँ। ग्रेफाइट वो लेयर वाला 6 वाला। लो यहाँ से देखो, तुम्हारे लिए सब दिख जाएगा क्लियर जो मैं दिखा रहा हूँ। ये मेरे हाथ में ये दिख जाएगा। तो इसी को देखो ध्यान से, अपने आप में आपको समझना है कि मैंने बाहर के सब हटा दिए, कि मैंने क्या करना है बेटा, एक कार्बन 3 अदर कार्बन के टच में होगा। जैसे मैंने यहाँ एक कार्बन लिया ये वाला, तो ये कार्बन एक यहाँ टच होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। तो इधर वाला आपको नहीं दिख रहा है, अभी मैंने नहीं बनाया है। इनकी स्ट्रक्चर हमें बताना है कि इसमें 6 कार्बन मिलकर, 6 कार्बन मिलकर एक हेक्सागोनल रिंग बना लेंगे। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन से मिलकर एक षटकोणीय स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये 6 कार्बन की लेयर होगी, ऐसे इसके नीचे भी होगी जिसमें ये 6 कार्बन है, और ये भी हेक्सागन 1 2 3 4 5 6। तो एक परत ये है और एक परत ये है। इन दोनों परत के बीच में यहाँ जो बंध मिलते हैं, जैसे ये दिख रहे हैं, ये वाले बंध नहीं होते, वो सिर्फ वीक फोर्सेज होते हैं। वीक फोर्सेज यानी के कमजोर बल, कमजोर बॉन्ड, जिसकी वजह से ये टूटते रहते हैं बीच वाले बॉन्ड, और ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, फिसल सकते हैं। यही कारण होता है कि ग्रेफाइट हमारा स्लिपरी होता है, और इसको हम लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं उन चीज़ों को जो चिकनाई देते हैं। जैसे घर में सरसों का तेल होता है तो एकदम चिकना होता है, तो चिकनी चीज़ों को लुब्रिकेंट बोल देते हैं। वो तो गीली होती हैं तुम्हारे पास तेल वगैरह, लेकिन ग्रेफाइट एकदम सूखा होता है, और ये जब इसे पीसोगे तो एकदम से चिकना मिल जाएगा आपको। जैसे कंचे तुम्हारे फर्श पर पड़े हों और उनके ऊपर कभी चल के देखना, ऐसे फिसल के गिरोगे, कहाँ कहाँ छपेंगे कंचे आप ही समझ पाओगे। तो ध्यान क्या रखना होता है, वो चिकने होते हैं, फ्रिक्शन लेस होते हैं। तो ग्रेफाइट हो जाएगा कि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ टच में होगा, और दूसरा एक रिंग बनाने में 6 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो संरचना में समझ आ गया कि इसमें षटकोणीय संरचना होगी, 6 कार्बन मिलकर एक पूरा रिंग बना लेंगे। ऐसे ही लंबे लंबे स्ट्रक्चर आपके तैयार हो जाएंगे, जिसे एक परत के फॉर्म में लेंगे। ऐसी परत पड़ोस वाली दूसरी परत के ऊपर रखी होगी, और उनके बीच में वीक फोर्स होंगे। तो ये हो गया हमारा ग्रेफाइट। और ध्यान रखना है, ये भी बेटा एक क्रिस्टलाइन फॉर्म था, कार्बन का क्रिस्टलीय अप्रूव था, और जितने भी क्रिस्टलीय होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। और ग्रेफाइट का भी मेल्टिंग पॉइंट समझते हो, गलनांक, और इसका गलनांक होता है 3700 डिग्री सेंटीग्रेड, 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही कारण होता है जो हमारी मशीनें बहुत ऊंचे टेम्परेचर पर काम करती हैं, तो उनके अंदर हम ग्रेफाइट यूज़ कर लेते हैं लुब्रिकेंट की तरह, मशीन के अंदर खोजों को चिकनाई देने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। चलो अब नेक्स्ट पार्ट होगा तुम्हारा इसी में कि ग्रेफाइट से रिलेटेड हम और क्या चीज़ें सीख सकते हैं। क्या आर्टिफिशियल फॉर्म में, एक तो नेचुरल फॉर्म में प्रकृति में मिलता है, क्या कृत्रिम रूप से भी आप ग्रेफाइट को बना सकते हो? क्योंकि ग्रेफाइट हमारे यहाँ बेटा काफ़ी कम अमाउंट में मिलता है, अगर ज़मीन के अंदर से खोदें तो इसको बना सकते हैं आप। जो कोक होता है यानी कि कार्बन का एक एलोट्रॉप, तो कोक को आप इलेक्ट्रिक फर्नेस, विद्युत की भट्टी, फर्नेस होता है भट्टी, तो वो बिजली से चलती हो,
उसमें रखकर आप कोक से ग्रेफाइट बना सकते हो। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो गया, क्या ग्रेफाइट जो प्रकृति में मिलता है उसे आप अलग से भी बना सकते हो? तो कोक को हम हीट करेंगे, यानी कि गर्म करेंगे बहुत ऊंचे ताप पर, तब कोक हमारा चेंज हो जाएगा ग्रेफाइट में। और उस समय बेटा ऐसे ही आप ग्रेफाइट से डायमंड भी बना सकते हो, हीरा भी बना सकते हो। जब आप प्रेशर यानी कि दाब बहुत ज़्यादा लगाओ और ताप भी बढ़ाओ तो ग्रेफाइट से हीरा भी बन जाता है। तो हीरा बना सकते हैं। क्वेश्चन आता है इस तरह का आपको कि कैसे हम कोक से ग्रेफाइट और ग्रेफाइट से डायमंड बना सकते हैं। तो हिंदी तुम्हारे लिए थोड़ी सी मुश्किल है, इंग्लिश में याद करो। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, उच्च ताप और उच्च दाब। तो पहले कोक किसमें चेंज होगा? ग्रेफाइट में। फिर ग्रेफाइट को फिर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर लोगे तो ये डायमंड यानी कि हीरा में चेंज हो जाएगा। बस ध्यान इतना रखना है हमारे लिए कि कोक को जब ग्रेफाइट में चेंज करो तो कौन सी भट्टी यूज करेंगे? वो विद्युत भट्टी होगी, इलेक्ट्रिक फर्नेस। समझो बेटा। नेक्स्ट हमारा होगा हीरा, जिसे हम डायमंड कहते हैं। आपको पहले से ही पता है जितने भी नॉन सब्सटेंस होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कठोर जो होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है वो हीरा होता है, डायमंड होता है। लेकिन इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो तुम्हारे कॉम्पिटिशन में आता है। वो कहते हैं सबसे ज़्यादा गलनांक मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तब तो डायमंड हो गया। लेकिन वो पूछते हैं वो कौन सा धातु है जिसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है? तो आप लोग गड़बड़ करते हो, क्योंकि बेटा जो कार्बन है हमारा, जिसमें ग्रेफाइट, डायमंड और फलरीन है, ये धातु नहीं है। ये क्या है? अधातु, नॉन मेटल होते हैं। जितनी भी हमारी आवर्त सारणी है, अगर उसमें आप देखोगे उसमें धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। इंग्लिश में बोलोगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। तो हमारे लिए ध्यान रखना है सब में जितने भी आवर्त सारणी में तत्व हैं उन सब में सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है? डायमंड यानी कि हीरा। और हीरा क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। और वो क्या है? वो धातु। बताओ, तत्व ना पूछें, दोनों में अंतर याद रखना। पीरियोडिक टेबल में जितने हैं वो सब एलिमेंट या तत्व हैं। तत्व फिर आपके बढ़ गए धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु तो हमारे पास जो बेटा डायमंड आएगा वो अधातु में आएगा, क्योंकि कार्बन का ये एक एलोट्रोप है, कार्बन एक अधातु है। तो सर धातु कौन सा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक सबसे ज्यादा होता है? बच्चों हमारे यहाँ पर बल्ब होते थे, अब तो सबके यहाँ CFL वगैरह लगी हुई है, LED वाले लगे हैं। पहले बल्ब आते थे जिनसे हमें रोशनी मिलती थी येलो कलर की, इस तरह से उनमें फिलामेंट होता था यहाँ पर और वही जलता था। ऐसे भी गांव में बल्ब मिल जाएंगे आपको, ये फिलामेंट। अच्छा, फिलामेंट किससे बना होता है बल्ब का? किसी बच्चे को मालूम है? टंगस्टन। किससे बना होता है? टंगस्टन। तो आजकल तो हम लोग उनके एलॉय यूज करते हैं। तो अगर कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है मेटल में, धातु में, तो हम टंगस्टन बोल देंगे। तो वहां से आपका काम चल जाता है। चलो, आपके लेवल पे ये नहीं आएगा। बस आवाज कट रही है बेटा, अभी जोड़ रहे हैं। सर आवाज कट रही है। सुन लिया? सर आवाज कट रही है। हम लोग एरिया ऐसा कवर होता है यहाँ पर, आसपास में मुझे लग रहा है वो नहीं है। इसका भी कुछ बात किया जाए, बच्चों को प्रॉपर हो सकता है उनके यहाँ नेट प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे भी हो सकता है। चलो ठीक,
तो हम लोग थोड़ा सा आवाज आई डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हीरा के बारे में। हाँ चलो ध्यान से सुनो। तो प्रकृति में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ जो होता है, आप पदार्थ बोल रहे हो, उसमें ये नहीं बोल रहे हो कि ये धातु है, अधातु है, उपधातु है, तो वो कौन हुआ? हीरा यानी कि डायमंड। अब क्वेश्चन आता है कि इतना हार्ड ये हो कैसे जाता है? बेटा किसी को हार्ड या कठोर बनाने के लिए उसकी आंतरिक संरचना होती है। तो आंतरिक संरचना में हम देखेंगे कि डायमंड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, आंतरिक संरचना होती है, उसमें हर एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और वो स्ट्रक्चर जो होता है उसका अंदर का वो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय बोला जाता है। जैसे हमने इस तरह से ले लेंगे, आपके लिए कहीं दिखाया जाइए, इसमें एक कार्बन रखा है सेंटर में, 4 अदर कार्बन एटम है, ये 1 2 3 4। सर जी बताइए। तो ये 4 अदर कार्बन के टच में होता है। बेटा कार्बन के बाहर में 4 ही इलेक्ट्रॉन थे और चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के काम में आ गए। कोई इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं बचा। तो फिर ये बिजली का, विद्युत का कुचालक हो जाएगा। सर जी आवाज नहीं आ रही? यस सर, कट जा रही है बहुत जल्दी। कट जा रही है। कोई बात नहीं बेटा, इसका वीडियो हम डाल देंगे। अच्छा आपके ग्रुप पे आप वीडियो देखें ना, तो आवाज हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है इसमें, है ना। आवाज हम लोग कुछ कर सकते हैं, इसकी वीडियो हम डाल ठीक देंगे। है। सुनो जरा, अब तुम लोग इतना बीच में करोगे तो आप लोग वीडियो पढ़ोगे भी तो उसमें टाइम बहुत कंज्यूम होगा। फटाफट इन्हें सीख लो कि हमें ये ध्यान रखना है डायमंड के अंदर हर एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा होता है। और इसमें भी बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो एंगल होते हैं, बॉन्ड बनाते हो आप लोग, एक तो ये बंद होते हैं और इनके बीच में जो एंगल होते हैं ये भी तुम्हें याद रखना है। बेटा ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच में जो एंगल मिलते थे ये वाले, वो 120 डिग्री होते थे, जबकि डायमंड में जो एंगल मिलेंगे वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो ये एक नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है तुम्हारे लिए कि डायमंड का जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें वो चतुष्फलकीय फॉर्म में होगा, टेट्राहेड्रल फॉर्म में, और ये जो 2 बॉन्ड के बीच में कोण बनता है, एंगल बनता है, उसकी वैल्यू होती है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। जबकि ग्रेफाइट में जो यही कोण बनता था कार्बन के बीच में वो 120 डिग्री का बनता था। तो ग्रेफाइट में होता था बेटा उसमें परत के फॉर्म में था, डायमंड में परत नहीं होते, सब एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं और बहुत ही कठोर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो डायमंड से हमें 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक तो ग्रेफाइट से डायमंड यानी कि हीरा कैसे बना सकते हो? हाई यानी कि उच्च ताप और दाब लगाकर। दूसरा क्या होता है कि डायमंड जो होता है, हीरा जो होता है बेटा कुचालक होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तीसरा हुआ कि डायमंड जो है कठोरतम यानी कि सबसे ज़्यादा कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो कहोगे इसके अंदर जो कार्बन परमाणु होते हैं बहुत ही पास पास जुड़े होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं? चतुष्फलकीय फॉर्म में, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। फिर क्वेश्चन एक होता है बेटा कि हीरा बहुत ही चमकदार होता है। जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है बेटा उसको अगर हम देखेंगे, अगर अंदर से भी हीरे को देखोगे तुम्हें उसके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और उनसे जब लाइट पड़ती है उन पर तो वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं।
जैसे जैसे शीशा होता है चेहरा देखने वाला, उसमें आप टॉर्च डालोगे आपके चेहरे पे लौट के आएगी। ऐसे डायमंड पर जब टकराती है लाइट तो उससे टकराकर वापस आती है, तो ये लाइट को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है, इसलिए चमकदार होता है। इसी में बेटा हमारे लिए कि डायमंड से क्वेश्चन आता है कि जितने भी जो गिलास होता है कांच, शीशे को काटने के लिए चाकू होता है, उसके किनारे पर क्या लगाते हैं? हीरा लगा देते हैं। तो हीरा अपने आप में इतना मजबूत है, तो गिलास काटने वाला, कांच काटने वाला जो कटर होता है, बड़े बड़े शीशे होते हैं